नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। आज हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन जंग में अब गोलियों से ज्यादा जो खतरनाक ड्रोन का खेल है उसके बारे में। और इस खेल में उत्तर कोरिया की एंट्री ने पूरी तस्वीर को बदलने के संकेत दे दिए हैं। दावा यह है कि रूस में मौजूद करीब 8,500 उत्तर कोरियाई सैनिकों में लगभग 400 ड्रोन ऑपरेटर भी शामिल है। यानी अब बात सिर्फ सैनिकों की संख्या बढ़ाने की नहीं, बल्कि आधुनिक युद्धक क्षमता साझा करने की भी है। यूक्रेनी रक्षा खुफिया के डेप्यूटी चीफ मेजर जनरल वादिम के अनुसार इन उत्तर कोरियाई ड्रोन ऑपरेटर्स को रूस में ट्रेनिंग और ऑपरेशनल अनुभव मिल चुका है। आशंका यह है कि इनका इस्तेमाल रूस की निगरानी से लेकर के यूक्रेन के अंदर मौजूद ठिकानों को निशाना बनाने तक में किया जा सकता है। और यही वो बिंदु है जहां मॉस्को और प्योंगयांग की दोस्ती एक नए सैन्य मोर्चे में बदलती दिखाई दे रही है। हालांकि ये कहानी यहां खत्म नहीं होती है। सबसे बड़ा दावा तो इससे भी आगे का है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का आकलन है कि सितंबर में अगर व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन की मुलाकात होती है तो रूस उत्तर कोरिया से करीब 50,000 और सैनिकों की मांग कर सकता है। अब जरा सोचिए कि अगर ये संख्या सच साबित होती है तो यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौजूदगी किस स्तर तक पहुंच सकती है। फिलहाल करीब 8,500 सैनिकों की तैनाती का दावा है, जिनमें लगभग 1,000 इंजीनियर और माइन हटाने वाले जवान हैं। बड़ी संख्या में सैनिक कुर्स्क के क्षेत्र में मौजूद हैं। यानी रूस के लिए उत्तर कोरिया सिर्फ हथियार और गोला बारूद का एक सोर्स नहीं रह गया है, बल्कि युद्ध के मैदान में सीधे सीधे मानव संसाधन भी उपलब्ध करा रहा है। और इस पूरे सौदे में सबसे दिलचस्प पहलू है हथियारों के बदले सैनिक और सैन्य सहयोग। अब इसी बीच एक और खबर आ रही है, उसका सबसे पहले मैं रुक करती हूँ। खबर यह है कि रूस का यूक्रेन पर भीषण अटैक देखने को मिला है। ड्रोन से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है और ड्रोन हमले से यूक्रेन के क्रीविरीह को निशाना बनाया गया है। इस हमले में 14 लोगों की मौत हो गई है, 121 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और घायलों में 22 बच्चे भी शामिल हैं। एक मॉल पर यह अटैक किया गया बताया गया। रूस ने यूक्रेन पर यह ड्रोन अटैक किया है। दोनों ही देश इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ड्रोन पर भरोसा करके इस जंग को जीतने में लगे हुए हैं। एक के बाद एक बड़े ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। पिछले दिनों यूक्रेन ने 800 से ज्यादा ड्रोन दागे थे रशिया पर। रशिया भी कहाँ रुकने वाला था, उसकी तरफ से भी ड्रोन हमला किया गया और सीधे सीधे जो हमला हुआ उसमें 121 लोग घायल हैं, 22 बच्चे भी उन घायलों में शामिल हैं, 12 लोगों की जान चली गई है। रूस की तरफ से बड़ा अटैक किया गया और इस हमले में यूक्रेन में 14 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी ये बताया जा रहा है कि 121 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और इनमें 22 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं 29 लोगों की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। अब रूस ने ये पूरा कहर कैसे मचाया है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो रशिया की तरफ से पहले ड्रोन अटैक बचाव अभियान शुरू किया गया, फिर दूसरा हमला किया गया और मौत का आंकड़ा जिसके बाद बढ़ जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन का कहर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ड्रोन अटैक लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं। ये संख्या पहले 50, 100, 200 और उसके बाद एक खबर आती है कि यूक्रेन की तरफ से मॉस्को पर 550 ड्रोन दाग दिए गए। फिर एक खबर आती है कि यूक्रेन की तरफ से 800 से ज्यादा ड्रोन रशिया की तरफ भेजे गए हैं। तो रशिया ने भी इसी तरीके से अपनी संख्या बढ़ा दी। शहर और अहम ठिकानों पर हमले हो रहे हैं और आम नागरिकों पर खतरा बढ़ गया है। तो स्थिति ये बनी हुई है कि एक तरफ रशिया यूक्रेन अभी भी जंग में है और दूसरी तरफ इसमें एंट्री उत्तर कोरिया की भी हो गई है। अब उत्तर कोरिया कैसे अपनी भूमिका को सुदृढ़ करते हुए रशिया को सपोर्ट कर रहा है, इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ शामिल हो रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कमांडर डॉक्टर भूषण देवान, रक्षा विशेषज्ञ, ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, रक्षा विशेषज्ञ, और डॉक्टर डी के गुप्ता, विदेश मामलों के जानकार हैं। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, क्या समझा जाए, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब नॉर्थ कोरिया की एंट्री हुई है। वो रशिया के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस वक्त वो फिर से जाकर के खड़ा हो गया है। एक अमेरिका कह रहा है कि हम इसलिए पीछे हट रहे हैं क्योंकि उत्तर कोरिया से हमारे संबंध अच्छे हैं, इसलिए दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास कम करेंगे। एक उत्तर कोरिया है जो उसी यूक्रेन के सामने खड़े होने के लिए तैयार है, जो अमेरिका का सपोर्टिव भी है और अमेरिका भी उसे उतना ही सपोर्ट करता है। जैन, जैन सर। नॉर्थ कोरिया या फॉर दैट मैटर कोई भी कम्युनिस्ट कंट्री, हमने पहले भी इस बार डिस्कस किया था, वो सिचुएशन के हिसाब से रैपिडली अपना फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं करते। उनके यहाँ स्टेडी फॉरेन पॉलिसी का एक सिस्टम होता है और बहुत ही मेजर्ड। तो रशिया और नॉर्थ कोरिया का मिलिट्री अलायंस या सपोर्ट सिस्टम आज का नहीं है, ये काफी समय पहले का है और ये अप्स एंड डाउन्स में बना रहा है।
जबकि अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है। अमेरिका का प्रेसिडेंट चेंज हुआ तो उसके फॉरेन पॉलिसी में इतने मेजर चेंजेस देखने को मिले, डिस्पाइट बीइंग किसी भी अच्छे नेशन का ये एक तरीका होता है कि फॉरेन पॉलिसी गवर्नमेंट्स के साथ चेंज नहीं करती हैं, बिकॉज़ उसमें फिर आप किसी के नहीं रहते हैं। अभी कल की अगर डेवलपमेंट परसों की देख लें तो अमेरिका और कनाडा के बीच में जो फिर से क्राइसिस हुई है, सिर्फ इसलिए कि स्टडी फॉरेन पॉलिसी नहीं है। रशिया और नॉर्थ कोरिया मिलिट्री अलायंस एक दूसरे के सपोर्ट में हमेशा से खड़ा रहा है, और अमेरिका का ये लेटेस्ट जो फ्लेक्सिंग ऑफ आइडियोलॉजी है कि हम अब साउथ कोरिया से डिस्टेंस बना लेंगे या उनके साथ हम मिलिट्री एक्सरसाइजेस कम करेंगे, इससे शायद नॉर्थ कोरिया अचानक से खुश होके इस तरह की बचकानी हरकतें नॉर्थ कोरिया नहीं करेगा, डिस्पाइट हैविंग अ वेरी यंग लीडर। तो ये जो यूक्रेन वॉर में रशिया के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, उसके रिटेलिएशन में और ईयू और नाटो के द्वारा सॉलिसिटेड एंड अनसॉलिसिटेड सपोर्ट टू यूक्रेन के जवाब में नॉर्थ कोरिया ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया कि हम रशिया को डायरेक्ट मिलिट्री मदद पहुंचाएंगे, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस एंड सोल्जर्स, जो कि बहुत रेयर होता है। नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स डायरेक्टली रशिया के अंदर उपलब्ध हैं फाइटिंग यूक्रेन। तो हमें नहीं लगता कि ट्रंप के कुछ एडवेंचरस डिसीजंस कि हम साउथ कोरिया से डिस्टेंस बना लें तो नॉर्थ कोरिया हमारे पास आ जाएगा। उन्होंने नॉर्थ कोरियन प्रीमियर को इनवाइट भी किया शायद इसी साल, जिसपे वो बहुत मेजर्ड रिस्पांस दे रहे हैं। डेफिनेटली उनकी भाषा में पहली बार थोड़ा चेंज दिखा है नॉर्थ कोरियन प्रीमियर की जो सिस्टर हैं कि अमेरिका से हमारे संबंध इंप्रूव हो रहे हैं। लेकिन सडनली कोई फॉरेन पॉलिसी चेंज हो जाए और साउथ कोरिया का मिलिट्री एक्सरसाइज रुकने की वजह से हम रशिया के पास अपने सोल्जर या सपोर्ट सिस्टम इन एक्टिव वॉर रोक देंगे, ऐसी कोई व्यवस्था नॉर्थ कोरिया में कभी नहीं रही। जी मीनाक्षी। ठीक है, लेकिन यूक्रेन को छोड़ करके अगर रशिया की हम बात करें तो रशिया की तरफ से भी तो बड़े ड्रोन हमले किए जा रहे हैं कमांडर डॉक्टर भूषण, और अगर ये हमले लगातार इसी तरीके से किए जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि ये युद्ध एक वक्त पर समाप्ति की ओर पहुंच जाएगा और दोनों देशों में कोई ना कोई एक तो खत्म हो जाएगा? धन्यवाद मीनाक्षी जी। जी ये रूस तो यूक्रेन को सबक सिखा के ही रुकेगा, पर इसमें प्रॉब्लम एक और आ रही है कि यूक्रेन जो है, उनके जो राष्ट्रपति हैं वो अपनी कंट्री तबाह कर रहे हैं, एक जुआ खेल रहे हैं, और वो अपनी गद्दी में बने हुए हैं, प्रेसिडेंट बने हुए हैं। उनको भी यही चक्कर है, कई कंट्री में यही चक्कर है कि अगर प्रेसिडेंट बने रहना है तो लड़ाई चलती रहे, इस हिसाब से चल रही है। पर रूस भी छोड़ने वाला नहीं है इस चीज को, और रूस के पास, जैसे बिल्कुल सही कहा आपने, जब हमारा डिस्कशन मीनाक्षी जी है, नॉर्थ कोरिया भी, ईरान भी, चीन भी सपोर्ट कर रहा है रूस को। पर इसके चलते मैं एक और कॉम्प्लिकेशन देख रहा हूं कि ये नेटो कंट्रीज जो हैं वो इकट्ठी हो रही हैं। मैं आपके चैनल पे पहले भी बात ही हुई है, ये जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, मतलब ऊपर से नीचे आते हैं टुवर्ड्स पोलैंड, रशिया के पश्चिम में बाल्टिक पे जो है एस्टोनिया, लेटविया, लिथुनिया, वो जाते हैं पोलैंड को टच करते हैं। तो वो पोलैंड को जो टच करते हैं तो वो पोलैंड की जो बाउंड्री है राइट में तो बेलारूस है, जो रशिया का क्लोज फ्रेंड है, एलाई है। तो डर है इनको, लेटविया को, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुनिया को डर है कि रूस हमारे ऊपर, हम छोटी कंट्रीज हैं, हमारे पे अटैक करेगा। तो क्या ऐसी स्थिति में ये वॉर बढ़ेगा, जो मैं कह रहा हूँ टाइम भी जाएगा और इसका स्कोप भी बढ़ेगा। क्या ऐसी स्थिति में जो आर्टिकल 5 नेटो की है, नेटो कंट्रीज हैं ये, तो क्या सामने आएगा नेटो? मुश्किल लगता है। और वो क्या अटैक फुल स्केल नहीं करेगा रशिया? ये रशिया क्या है, साइबर वॉरफेयर। मैं डिफेंस मिनिस्टर मिला था एस्टोनिया के डिफेंस मिनिस्टर को, उस टाइम एजुकेशन मिनिस्टर थे जब मैं वाइस चांसलर था। वो कहते हैं, कमांडर दीवान, हमें तो चिंता ये है, हमारी तो सारी वोटिंग ही 100% वोटिंग ऑनलाइन होती है, और हमारी बैंकिंग 80-90% ऑनलाइन होती है, और हमारा ये स्काइप वगैरह भी उनका इन्वेंशन है। बहुत डेवलप्ड कंट्री है, छोटी कंट्री है, 1.25 लाख 1.5 लाख आबादी है। तो वो कहते हैं कि अगर रशिया ने साइबर अटैक किया हमारे पे और हैकिंग किया, हमारी कंट्री बैठ जाएगी, बैंक्स बंद हो जाएंगी, ट्रेन बंद हो जाएंगी, डैम्स बंद हो जाएंगे, तो इस टाइप से जो है बिजली बंद हो जाएगी। तो ये उनको खतरा है। तो इस टाइप का छुटपुट काम करेगा रशिया। यहाँ एस्टोनिया, लेटविया और लिथुनिया, और ये पोलैंड को भी खतरा आ सकता है। तो ये चीज आगे बढ़ेगी, रुकने वाली नहीं है। जो नेटो और अमेरिका शय दे रहे हैं, यूक्रेन को वेपन सप्लाई कर रहे हैं, इसका दायरा बढ़ेगा, नुकसान होगा, दुनिया जो है और युद्ध की आग में जा। ठीक है,
लेकिन डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी, अचानक से, खैर ये अचानक से तो नहीं कहना चाहिए मुझे भी कि उत्तर कोरिया पहले से सपोर्ट कर रहा था रशिया को, लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो फिर से सपोर्टिव भूमिका में नजर आ रहा है, उसे हथियार न केवल उपलब्ध करवा रहा है बल्कि अपने यहाँ से ऑपरेटर्स तक भेज रहा है ताकि रशिया को और ज्यादा मदद मिल सके। जी मीनाक्षी जी, जय हिंद आप सभी लोगों को। देखिए, नॉर्थ कोरिया के कंपल्सन है। नॉर्थ कोरिया का इकोनॉमी टोटली दो देशों पे चलती है। 95% इकोनॉमी चाइना से, और जितने भी एनर्जी रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा है वो रसिया से चलती है। अगर वो नहीं भी चाहे तो जब तक एक नया फ्रंट ओपन नहीं होगा नॉर्थ कोरिया के लिए, जो उसको यूनाइटेड नेशन से सैंक्शन से रिलीज करे दुनिया के और जगह। आप देखिए उनके प्रेसिडेंट कहाँ जाते हैं, कहीं नहीं जाते, कन्फाइंड टू कैंप है। तो वो चीज ऐसी है जिसमें कि आपको नया तलाश रहे हैं ट्रंप, और ट्रंप हमेशा चीजें तलाशते हैं, कभी चीजों के नहीं मान के कि नहीं होगा। जैसे एक सवेरे होता है वो सोचता है कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, वो ट्राई कर रहे हैं। और वो कुछ सैंक्शन रिलीज करवाएंगे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी, ताकि उसमें वो इंटर करें। जब वो इंटर करेंगे तो उसका इंपैक्ट ग्रेजुअली कम होगा रसिया पे और चाइना पे, उसको कहीं ना कहीं वो एक कवर करेंगे। तो ये कारण है कि जब 95% अगर उसकी सारी रिक्वायरमेंट चाइना करता है, तो स्वाभाविक है कि चाइना की वहां की डिप्लोमेसी में, चाहे वहां का किंग मेकर कोई भी हो, वहां पे चाइना की ही चलेगी। ये दुनिया का रूल रहा है कि जहां पे जो पैसा इन्वेस्ट करता है वहां के पॉलिटिकल एरेना में वो हस्तक्षेप करता है। चाहे वो साउथ कोरिया या वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, चाहे मिडिल ईस्ट के अंदर देखिए बहुत सारे देश, अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है, और उनके ऐसे साउथ कोरिया में इन्वेस्टमेंट ही तो कहेंगे एक प्रकार से जो उनकी सुरक्षा का ले रखा है जापान में, तभी तो करे। तो नॉर्थ कोरिया उनको सपोर्ट करता रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने की बात है कि रसिया और यूक्रेन के युद्ध में एक बेसिक डिफरेंस क्या है। लगभग 65% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है यूक्रेन की, वो लाइक करती है पुतिन को प्लस रसिया को। दे ड्रीम ऑफ द यूएसएसआर अगेन। और वो एलिट पीपल्स जो हैं हमेशा यूएसएसआर का ख्वाब देखते हैं, इसलिए यूक्रेन में और जेलेंस्की को पसंद नहीं करते। इसलिए जो अटैक रसिया का है वो कभी भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अवॉइड करते, जैसे जम्मू कश्मीर या कहीं पे इंसर्जेंसी एरिया में जो भारतीय सेना होती है, एयरफोर्स होती है, वो कभी भी ऐसे रैंडम फायरिंग नहीं करती, क्योंकि उसको अपने सिटीजन्स को बचाना है। लेकिन आतंकवादी किसी को मार के चले जाते हैं। तो ये इनको एक क्लिनिकल स्ट्राइक करनी पड़ती है और वो रैंडम स्ट्राइक करते हैं। इसी तरह से रसिया को देखेंगे, देखो डिफेंस और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक जिससे उसकी कैपेबिलिटी कम हो। लेकिन यूक्रेन जरा सा अब 2 कदम आगे जा रहा है। वो उसके ज्यादातर जो सिविल स्ट्रक्चर है, चाहे एनर्जी हो, चाहे और दूसरे स्ट्रक्चर, जैसे उनके व्हीट वाले अटैक किया था, यही चीज यूक्रेन। लेकिन आज पुतिन ने कहा है कि अगर ऐसा बार बार करेंगे तो मुझे भी करेंगे, मैं भी करूंगा ऐसा अटैक, और यूक्रेन की वजह से जो लॉसेस होंगे वर्ल्ड को, वो मैं भरपाई करने के लिए काफी हूं, मेरे पास इतने प्रोडक्शन है गेहूं के एक्सेट्रा के। तो एक डिफरेंस है। नॉर्थ कोरिया का यहाँ पे इशू है, नॉर्थ कोरिया सपोर्ट तब तक करेगा जब तक उसमें स्नीकिंग नहीं करेगा रसिया। जी मीनाक्षी, सॉरी यूएस। जी ठीक है, देखते हैं अब आगे। लेकिन आशीष साय जी, इससे यूक्रेन की तरफ क्या अपना हाथ अमेरिका बढ़ाएगा? क्योंकि रशिया के साथ अगर उत्तर कोरिया आकर के खड़ा हो गया है, तो उन्होंने तो बहुत पहले कह दिया था अमेरिका ने कि उत्तर कोरिया के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब यूक्रेन के मामले में क्या करेगा अमेरिका? मुझे लगता है कि ये एक मेजर शिफ्ट ऑफ स्टांस है अमेरिका का, और ये होलिस्टिक होगा। अगर वो नॉर्थ कोरिया से थॉट करना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं, विच एवर वेज, कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं, तो उनको यूक्रेन से थोड़ा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, और वो इसको बना रहे हैं। बीच बीच में बिना सोचे समझे जो ट्रंप के बोलने की आदत है, उसमें ये कह दिया कि हम तुमको पेट्रियट बनाने देंगे, अपने व्हाइट हाउस में बैठा के बोला था, और उसके बाद 2-3 दिन में उससे विड्रॉ कर गए कि नहीं, पहले अभी अब नहीं दे सकते किन्हीं कारणों से। तो यूक्रेन को अमेरिकन सपोर्ट पिछले कुछ महीनों में ग्रेजुअली कम हुआ है। फिर से एक बार रिविजिट कर देते हैं एक मेजर टॉपिक को, कि अमेरिका ने लाइव इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑफ डिफेंस ऑफिशियली रोक दी थी यूक्रेन के साथ, जिसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस ने एसओएस कॉल दी थी कि वहां पे हमारे भी लोग हैं, अगर आप लाइव इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करेंगे ऑफ इनकमिंग अटैक्स या इस तरह की चीजों का, तो हमारे लोग मारे जाएंगे। फिर जाके वो थोड़ा सा रीस्टार्ट किया। लेकिन ये रियलिटी है कि अमेरिकन वॉरहेड्स, अमेरिकन हार्डवेयर यूक्रेन को पिछले कुछ महीनों में बहुत कम हुआ है, और स्टांस भी चेंज होता हुआ दिख रहा है। पेट्रियट की लास्ट बात हुई थी, उसके बाद से वो विड्रॉ करते चले जा रहे हैं, एंड फॉर ऑल गुड रीजंस। ट्रंप डज नॉट शेयर अ गुड वाइब विद जेलेंस्की। जेलेंस्की इन एनी केस, जैसा कि पूरी दुनिया को वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से हम इन मुद्दों की एनालिसिस
अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। रियलिटी यह है कि रशिया यूक्रेन वॉर में पिछले 1.5-2 सालों से यूक्रेन अभी बहुत मेजर ये मुद्दा है जिसको एम्पलीफाई करना चाहिए। यूक्रेन जिस तरह के अटैक्स कर रहा है रशिया के ऊपर, वो मिलिट्री टारगेट्स को छोड़कर ग्रॉस वायलेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ ह्यूमन राइट्स, एनी काइंड ऑफ इंटरनेशनल लॉज है। वेरएज रशिया के जो अटैक्स हो रहे हैं यूक्रेन के ऊपर अभी भी बहुत कंटेन्ड है, ज्यादातर मिलिट्री इन नेचर है, एक्सेप्ट पिछले 10-15 दिनों में हमने देखा कि उन्होंने कुछ सिविल टारगेट्स को मारना शुरू किया है, विच इज शेयर आउट ऑफ डेस्परेशन, या हो सकता है कि कुछ मिसिंग टारगेट्स, लेकिन डबल टैप को आप मिसिंग नहीं कह सकते, वो तो इंटेंशनल था। क्या टारगेट था उनका इस पर्टिकुलर मॉल में, ये डिटेल्स अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है। अदरवाइज रशियन एग्रेशन बहुत कंटेन रहा है, उनका फोकस है क्रीमिया को बचाए रखना और थोड़ा और लैंड यूक्रेन का वापस लेना, क्योंकि वो इसको अपना फ्यूचर थ्रेट मानते हैं कि अगर यूक्रेन ऐसे ग्रो करता रहा, अगर उनको नाटो की तरफ झुकाव बढ़ता रहा, अगर ईयू सपोर्ट करता रहा, तो ये रशियन प्रोग्रेशन को रोकने की एक इंटरनेशनल चाल के रूप में पुतिन देखते हैं। क्या जेलेंस्की को भी इतना पता है? उसमें गलत भी I नहीं है, don't क्योंकि think so. अमेरिका और रशिया के बीच क्या चलता है ये पूरी दुनिया वाकिफ है उससे बहुत अच्छे से। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। खबर ये है कि रूसी हमले का यूक्रेन ने ड्रोन हमले से जवाब दिया है। रूसी हमले का जो जवाब दिया गया उसमें रूसी फ्यूल डिपो पर ड्रोन से हमला कर दिया गया है। ज़पोरिज़िया के प्रिमोर्स्क के पास ये हमला हुआ है। सप्लाई रूट पर अटैक ड्रोन हमले में 2 फ्यूल टैंकर और एस्कॉर्ट वाहन नष्ट बताए जा रहे हैं। तो रूस की तरफ से जो हमला किया गया था कमांडर, उस पर अब ये बड़ा अटैक यूक्रेन की तरफ से किया गया। दोनों देश ये प्रयास कर रहे हैं कि एक दूसरे की आर्थिक रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जाए। यूक्रेन लगातार जो अटैक करता है वो ऐसे ही तेल टैंकर्स या फिर तमाम जो रिफाइनरीज हैं उन पर करता है, और यूक्रेन में भी यही सिलसिला चलता है। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि रशिया के पास खुद अपने यहाँ पर तेल सप्लाई की कमी हो गई है, इसलिए वो दुनिया भर को तेल सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में क्या रशिया सच में एक क्राइसिस से घिरने वाला है आर्थिक तौर पर? मीनाक्षी जी, ऐसा नहीं है। रशिया को तो ऑयल इंडिया भी सप्लाई कर रहा है, उनकी रिफाइनरीज हिट हुई, रशिया की इफेक्ट है, पर रशिया का अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। और ये जो आप कह रही हैं कि यूक्रेन के बारे में मैं बता दूं, नेवी में सर्विस करने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, कई सारी वॉरशिप्स, कई सारी नेवल असला हम जब रशिया से लेते थे, रशिया उन दिनों यूएसएसआर था 1990 के पहले, तो यूक्रेन से लेते थे। उन दिनों यूक्रेन तो नहीं था, पार्ट ऑफ यूएसएसआर था, तो बड़ा यूएसएसआर जो है टूटा तो 90 में। तो ये यूक्रेन जो है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत वेल डेवलप्ड है, और इनकी न्यूक्लियर पावर वेल डेवलप्ड है, इनकी आर्मामेंट इंडस्ट्री वेल डेवलप्ड है। और 2 चीजें इकोनॉमिकली, 40% वर्ल्ड का सनफ्लावर ऑयल खाने का तेल यूक्रेन में होता है दुनिया का, और ये बेल्ट है वीट का, 50% वीट जो है दुनिया का यूक्रेन से आता है। तो लड़ने की क्षमता है। इन्होंने ड्रोन बनाए हैं, ड्रोन तो इनसे अमेरिका भी ले रहा है ईरान के लिए लड़ने के लिए। और अभी दूसरी तरफ आपको नॉर्थ कोरिया की मैं बात बताऊं, थोड़ा पूछा नहीं अभी आपने, पर बात हो रही थी। देखिए ऐसा है, ये अपने को डिस्कशन में ध्यान में रखना चाहिए। नॉर्थ कोरिया के पास बहुत भारी 70% तक दुनिया का 70% तो दुनिया का आरईएम्स है। आरईएम मतलब रेयर अर्थ मिनरल्स, जो चीन कभी नहीं छोड़ेगा नॉर्थ कोरिया को भाई अमेरिका की तरफ चला जाए। अमेरिका कितना भी कोशिश करे उनको डुबाने की और बीटी बातें करने से, बीटी बात, बल्कि अमेरिका तो क्या है, वो भी चाहता है कि हम नॉर्थ कोरिया को अपनी तरफ झुका लें तो हमें भी आरईएम्स मिल जाए, पर मिलेगा नहीं उसको। नंबर 1। नंबर 2, ये सखलिन आइलैंड जो है, जिसमें रूस और जापान की लड़ाई है, उसमें भी नॉर्थ कोरिया काम आता है रूस के लिए। और दूसरी जो जापान के साथ चीन की लड़ाई है, उसके लिए नॉर्थ कोरिया काम आता है चीन के लिए। चीन खुद लड़ता नहीं, लड़वाता है। नॉर्थ कोरिया बहुत बड़ा मोहरा है चीन के लिए भी, रूस के लिए भी। वो बिल्कुल अमेरिका ट्रम्प कुछ भी कर ले, वो आएगा नहीं उस तरफ। जैसे गुप्ता साहब ने भी कहा, इकोनॉमी बड़ी हेवीली डिपेंडेंट है नॉर्थ कोरिया की चीन के ऊपर, और वो उसमें डिक्टेटरशिप है। अमेरिका आएगा, अमेरिका से दोस्ती करोगे तो वो तो सब इस चीज को मानेंगे नहीं, और चीन के लिए तो अच्छा है भाई डिक्टेटरशिप चलाओ। तो ये वॉर ये तो बड़ा फ्रीज हो रहा है। फ्रीज माने बिल्कुल जब दही सेट हो जाती है तो बर्फ जम जाती है, तो बर्फ के अंदर जमा हुआ काम है क्लियर कट। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया ये एक तरफ है, ईरान भी आ जाएगा, अभी आ रहा है इसके धीरे धीरे। और बाकी जो है इंडिया जैसे फॉर एग्जांपल है, हमारा मल्टीलेटरल डिस्कशन है, स्टांस है, मल्टी डायमेंशनल स्टांस रहता है हमारा स्ट्रेटेजिक। तो हमारा तो क्या है, सभी से ठीक है। हम चाइना से भी ट्रेड करते हैं $120 बिलियन का,
और जो अमेरिका से हम टेक्नोलॉजी लेते हैं, रूस से हम वेपन्स लेते हैं, तो ये स्थितियां जो बदल रही हैं, नॉर्थ कोरिया कभी इस कैंप से बाहर नहीं आएगा और यूक्रेन का वॉर लंबा खिंचने ही वाला है। ठीक है, लेकिन इसी बीच एक और जानकारी आ रही है, वो भी दर्शकों के साथ साझा कर देती हूँ। खबर यह है कि रशिया के फ्यूल काफिले पर यूक्रेनी ड्रोन से हमला किया गया है। ज़पोरिज़िया के प्रिमोर्स्क के पास ये जो हमला हुआ है, उसके बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी साझा की थी कि सप्लाई रूट पर हमला करके किस तरीके से वो सब कुछ नष्ट करते जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर डीके गुप्ता, ये सब कुछ नष्ट कर देने से ना तो अभी रशिया झुकने के लिए तैयार नजर आता है, ना यूक्रेन झुकने के लिए तैयार नजर आता है। ऐसे में अगर कोई भी देश झुकने के लिए तैयार नजर नहीं आएगा तो 4 साल ऑलरेडी हो गए हैं, ऐसे 4 साल और बीत जाएंगे, और इतने लंबे वक्त के लिए क्या दोनों देश तैयार हैं? देखिए, मेरा चीज एक चीज है कि यूरोपियन यूनियन और जेलेंस्की झुकने के तैयार नहीं, यूक्रेन झुकने के तैयार है। वहां का जो पॉलिटिकल जो एक विचार बन रहा है वो आगे प्रो रशिया है। और यहाँ पे अपने चूंकि एक बहुत सीजनल पॉलिटिशियन नहीं है जेलेंस्की, अब वो जानते हैं कि मेरा कंडीशन वही होगी, मेरी हालत वही होगी जो कि आईआरजीसी अगर सरेंडर कर देती तो ईरान में होगा, उनके लीडर्स का और उनके पूरे सिस्टम्स का। वही जेलेंस्की के साथ हो सकता है दुनिया में, क्योंकि ट्रंप की और पुतिन की दोस्ती बहुत अच्छी है। और यहाँ पे जो रसिया है, देखिए रसिया के लिए केवल एडिशनल एडवांटेज दिख रहा है। वो ऑलरेडी यूक्रेन के 20-25% को कब्जा कर चुका है। जो भी अगर वो 2 फीट भी बढ़ता है, 2 मीटर भी अंदर बढ़ता है या 2 किलोमीटर भी बढ़ता है, तो उसके लिए एडिशनल एडवांटेज है। और जहां भी वो बढ़ जाएगा उसमें दुनिया की कोई ताकत उसको रिट्रेट नहीं करा सकती। और वो किसी भी समझौते में बस इसी पॉइंट पर रहेगा कि जहां मैं हूं, चलो वहां पे समझौता करते हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन को पसंद नहीं होगा। क्योंकि यूरोपियन यूनियन चाहता है कि स्ट्रांग बफर जोन बिटवीन रसिया और यूरोपियन यूनियन बॉर्डर। तो वहां चाहता है कि पीछे कौन? यूक्रेन। वहां की जनता चाहती है नहीं, रसिया के साथ रहूं, क्योंकि यूक्रेन का जेलेंस्की कोई भरोसा नहीं, कल यूरोपियन हमारे साथ क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहां पे मैं समझ पा रहा हूं कि जब टफ हो जाएंगे ट्रंप इस मसले पर, और इनकी अगर केमिस्ट्री बन जाती है ट्रंप पुतिन के साथ, उसी समय 1-2 हफ्ते के अंदर फैसला हो जाएगा। और जेलेंस्की को मानना पड़ेगा, जो पिछले 6 महीना से हथियार मांग रहे नहीं दे रहा है, क्योंकि जितने रेयर अर्थ वगैरह यूक्रेन के थे उसमें समझौता हो चुका, उसके बराबर सप्लाई कर चुका है अमेरिका। अब जो अमेरिका यूक्रेन के पास कुछ है नहीं, और तो इसलिए वो कुछ दे नहीं रहा है। यूरोपियन यूनियन अपना एक कैलकुलेटेड पैसा भेज रहा है यूक्रेन में, वो अमेरिका को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए अमेरिका जरा साइड होके तो एक मॉनिटरिंग का काम कर रहा है। तो यहाँ पे युद्ध तभी रुकेगा जब यहाँ पे ट्रंप या कोई अमेरिकन लॉबी स्ट्रांगली उसमें आ जाएगी कि अब हमको यहाँ रुकवा देना है, ताकि जो है एक साइजेबल जो है एडवांटेज पुतिन को मिल चुका है। यूरोपियन यूनियन इसके लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो चाहता है, उसको विश्वास नहीं है अमेरिका पर, क्योंकि अमेरिका एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट करना चाहता है यूरोपियन यूनियन पर कि सब लोग, जैसे सऊदी अरबिया करवा रखा है इस समय हौदी की वजह से, कि नहीं मान रहे थे 12 रिकॉर्ड, मैंने आपको न्यूक्लियर के लिए भी फैसिलिटी दी, नहीं दिए तो लो अटैक, अब आओगे मेरे पास तो मैं कुछ और अंदर अंदर बातें कराऊंगा। यही चीज यूक्रेन, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में चल रही है। पुतिन इज एब्सोल्युटली ऑन द एडिशनल एडवांटेज। जी सर, इसी साथ मैं एक और खबर साझा कर रही हूँ अपने दर्शकों के साथ की खबर ये कह रही है कि रशिया को नॉर्थ कोरिया से भी KN-30 मिसाइलें मिली हैं। अब रूस के जखीरे में नॉर्थ कोरिया की नई बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। यूक्रेन पर मिसाइल हमलों का खतरा भी बढ़ गया है। रूस के पास KN-30 रूस में तैनात होंगी, और नॉर्थ कोरियाई मिसाइल यूनिट अगर वहां पर तैनात होगी तो यूक्रेन के भीतर और ज्यादा तबाही लेकर के आएंगी। अब और ज्यादा तबाही लेकर के आएंगी। ड्रोन ऑपरेटर्स वो भेज रहे हैं आशीष साय जी, ये इसके अलावा मिसाइल यूनिट्स वो भेज रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी आई थी, ये तस्वीरें साझा भी की गई थी कि मिसाइल यूनिट्स भी भेजी जा रही हैं। उत्तर कोरिया का तक क्या इंटरेस्ट है यूक्रेन को खत्म करने में? उत्तर कोरिया का प्राइमरी इंटरेस्ट है रशिया को सपोर्ट करने में। अच्छा, उनका यूक्रेन से डायरेक्ट कभी भी कोई ऐसा मेजर कॉन्फ्लिक्ट हमारी संज्ञान में नहीं है। लेकिन मुद्दा यहाँ पे ये है मीनाक्षी की ये सारे अटैक वेपन्स की बातें कर रहे हैं। बहुत क्राइसिस है। मैं पिछले 2 महीनों से एयर डिफेंसिव वेपन्स की, क्योंकि दोनों तरफ से ये दोनों कंट्रीज अभी MAD सिंड्रोम, मैड सिंड्रोम बोलते हैं, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यू डिस्ट्रॉय मी आई डिस्ट्रॉय यू, विच इज अ वेरी बैड सिंड्रोम। वॉर में कई बार जिद की वजह से, कमांडर्स की या लीडर्स की जिद की वजह से ये सिंड्रोम पाया जाता है। और अभी ये दोनों टिपिकल MAD सिंड्रोम में गुजर रहे हैं कि सिविलियन टारगेट्स को हिट करना, ऑयल रिफाइनरी अपनी बैकबोन, और इसके लिए ये जो मिसाइल सिस्टम्स अलॉन्ग विथ मैन पावर नॉर्थ कोरिया दे रहा है, ये भी अटैक वेपन्स हैं। ये यूक्रेन को खत्म करने के लिए, तबाह करने के लिए बहुत काम आएंगे। बैलिस्टिक हैं, 600 किलोमीटर तक की रेंज है, हैवी वेपन वॉरहेड्स को ले जा सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द डिफेंस? यूक्रेन जिस तरह से अपने
प्रोजेक्टाइल्स को यूज कर रहा है रशियन इंस्टॉलेशंस को मारने के लिए, उसमें अब बहुत ज्यादा सक्सेस मिल रही है। एंड वाइस वर्सा, रशिया जितना इंस्टॉलेशन हिट कर रहा है कीव के अगल बगल या ऑल ओवर यूक्रेन, उसमें अभी 80 to 90% सक्सेस मिल रही है, बिकॉज एयर डिफेंस वेपन्स नहीं है। तो ये एक नया टिपिकल चैलेंज है जिसके लिए जेलेंस्की ने मुंह खोल के बेगिंग शुरू की है कि हमारे पास सारे एयर डिफेंस, हमारे डिफेंसिव वेपन सिस्टम्स खत्म है, यूरोप दे दे, नाटो दे दे, अमेरिका दे दे, बट नोबडी इज सप्लाइंग। लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन ये एयर डिफेंस सिस्टम्स के एब्सेंस में अटैक वेपन्स का बढ़ते जाना और उसको यूज करते जाना बहुत ही अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट होता है वॉर का। एक और मुद्दा मैं साथ के साथ फ्लैग करना चाहूंगा कि इस युद्ध को लेके दो बड़े युद्ध चल रहे हैं, उसमें अमेरिका एंड यूरोप के बीच में बहुत मेजर दरार। इजराइल के लिए यूरोपियन यूनियन ने पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह का एक्सप्रेशंस दिया है रिगार्डिंग एक्टिविटीज इन वेस्ट बैंक एंड गाजा, उसको अमेरिका ने एकदम सपोर्ट नहीं किया है, नॉट अ सिंगल वर्ड ऑफ सपोर्ट। जबकि ये जो एस्टैब्लिशमेंट करने की या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की वेस्ट बैंक में एक E1 योजना इजराइल ने चलाई थी, उसको यूरोप ने, उर्सुला जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है उर्सुला, उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट किया और बोला कि हम बहुत मैसिव एक्शन लेंगे। सिमिलरली यूक्रेन को लेके EU जितना ज्यादा प्रो दिख रहा है या नाटो माइनस अमेरिका जितना प्रो यूक्रेन दिख रहा है, अमेरिका ने ऑलमोस्ट विड्रॉ कर रखा है, क्योंकि अमेरिका इज नॉट इन सिंक विद जेलेंस्की। तो ये एक मेजर चेंज वर्ल्ड ऑर्डर में हम देख रहे हैं, और ये एक नए तरह के अलाइनमेंट्स को सेटअप करेगा जिसमें रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया बहुत मेजर पावर बन के इमर्ज करेंगे, और इंडिया, जापान, इजराइल एंड UAE, ये जो आपका इस्लामिक नाटो और सुन्नी नाटो बोलता हूं मैं, उसके काउंटर में एक नया क्वाड बना के इमर्ज करेंगे। दिस इज व्हाट द फ्यूचर हैज। कमिंग बैक टू द वॉर विद रशिया एंड यूक्रेन, यूक्रेन मस्ट गिव अप नाउ। उसे इंडिया का बड़ा हमारा मेन टैक्टिकल एयरक्राफ्ट यूक्रेन सपोर्ट करता है, एंटोनोव 32, उनके स्पेयर पार्ट्स, उनके बैकअप्स, HAL के साथ उनके टाइप सारे रुके पड़े, बहुत मेजर इंपैक्ट हो रहा है। ये सारी चीजें मतलब बैकग्राउंड में है, बट एवरीवन वांट्स दिस वॉर टू गेट ओवर, और ये गेट ओवर करने के लिए जेलेंस्की हैज टू गिव अप, बिकॉज वो इस स्थिति में आज नहीं है कि बिना यूरोप की सपोर्ट के इस वॉर को 2-3 महीने भी और लड़ पाए। ही इज ऑलमोस्ट क्रैशिंग। उनका एक्स डिफेंस मिनिस्टर ओपनली रिवोल्ट कर रहा है कि फिर से इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शंस होंगे तो जेलेंस्की चले जाएंगे, जेलेंस्की चले जाएंगे तो ये वॉर विद इन फ्यू मंथ्स खत्म हो सकती है। जी मीनाक्षी, बिल्कुल। जो कल हमला हुआ था उसमें मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। जरा वो भी हम बता देते हैं कि रूस ने जेलेंस्की के शहर कीवीरी पर हमला किया था, जिसमें शॉपिंग मॉल पर यह अटैक किया गया था। अब उसमें मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया है, 16 लोगों की जान चली गई है बताया जा रहा है। घायलों की संख्या भी बढ़ गई है, 135 लोग घायल हैं, 22 बच्चों का इलाज चल रहा है, और इसमें 2 बार हमले किए गए। राहत बचाव टीम पहुंची तो एक बार फिर से हमला कर दिया गया, और इसी वजह से जो मृतकों का आंकड़ा है उसमें इजाफा हुआ है। अब कमांडर, ऐसे में अगर अटैक बार बार हो रहे हैं, राहत बचाव कार्य में भी फिर बहुत दिक्कतें आती है। हालांकि जब युद्ध चलता है तो फिर ये इंसानियत पीछे छूट ही जाती है, लेकिन इन सब के बीच में आपको लगता है कि जेलेंस्की कभी छोड़ करके जाएंगे, और जेलेंस्की के जाने के बाद से यूक्रेन में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? देखिए, 2 चीजें हैं। मैं नहीं समझता हूं जब तक जेलेंस्की जिंदा है वो कुर्सी छोड़ देंगे और चले जाएंगे या युद्ध रोक देंगे। युद्ध रोकना और कुर्सी छोड़ना एक ही बात है, कि जेलेंस्की ने यूक्रेन को युद्ध की आग में अननेसेसरी झोंका है, और कई यूक्रेन्स वहां से ऑलरेडी भाग चुके हैं, निकल चुके हैं। मैं तो इंडिया में, हैदराबाद वगैरह में होटल में मिला हूं कईयों को, तो वो उससे तबाही मचाई हुई है, और वो मोहरा बना हुआ है अमेरिका का और यूरोप का अपनी गद्दी संभालने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, आपने बोला अगर युद्ध रुक भी जाता है, इतनी तबाही हो चुकी यूक्रेन की, तो कई साल लग जाएंगे यूक्रेन को उससे रिकवर करने में। मतलब जेलेंस्की की बला से रशिया के साथ ऐसा नहीं होगा सर, सेम ना। रशिया बहुत बड़ा मुल्क है, और सेकेंडली मैं आपको बताऊं, जो अमेरिका है, अमेरिका ने बोला जेलेंस्की को, हमने आपको इतना असला दिया है, हम तो रिकवरी करेंगे, आपकी फसलें लेंगे, आपकी न्यूक्लियर पावर लेंगे, कई चीजें हैं, कंट्रोल करेंगे, और टेरिटरी भी ले सकते हैं। तो अमेरिका से चुप बैठा है, और अमेरिका तो ईरान के लड़ने के बाद उसके पास खुद ही एयर डिफेंस सिस्टम कम हो गए हैं, वही सप्लाई कर रहा था। ये आम न्यूज आई हुई है कि जो 28 फरवरी से काम किया अमेरिका ने शुरू, उसके बाद तो ईरान के साथ भी इतना खड़ा नहीं हो पाया अमेरिका, और यूक्रेन को भी सप्लाई कम हुई है। तो ये चीज लंबी जरूर बढ़ेगी, और खाली यूक्रेन के लिए। मैं आपको एक बात और बता दूं, अंदर खाने ये भी खबरें थी, जिस दिन युद्ध रुकवाना होगा तो आप समझते हैं जेलेंस्की प्रभु को प्यारा हो जाए, प्रभु को प्यारा कर दिया जाएगा। तो ये जेलेंस्की वॉर रुक जाए,
ना नेटो चाहता है, वो सक्षम है उसको प्रभु प्यारा करने में, किसको, जेलेंस्की को, पर वो चाहते वॉर होता रहे, और वो होता रहेगा तो रूस जो है, रूस को चेकमेट मिला है, नहीं तो रूस नेटो पे भी अटैक कर सकता है। थामा, रूस को थामा किया हुआ यूक्रेन ने, और अमेरिका भी कहता है इसको सैंक्शन लगाओ रूस पे, इनकी तकलीफ को, इकोनॉमिक तकलीफ को सैंक्शन लगे भी हुए हैं, उनकी पेट्रोलियम भी खत्म हो रही है, उनके तो जो शिप पकड़े जा रहे हैं वहां पे मर्चेंट्स के ऊपर अटैक कर देते हैं सैंक्शन के तहत। तो वो वॉर कौन दे चाहता है रुक जाए, कोई नहीं चाहता है। क्यों? रूस को चेकमेट के हिसाब से, और जेलेंस्की की कुर्सी में चिपका हुआ है इन सब बातों से। पर और बार लंबा जरूर खींचेगा, ये रुकेगा नहीं जब तक, अगर जो चाहता है रुक जाए तो जेलेंस्की को वो जल्दी से प्रभु को प्यारा करेंगे तभी काम होगा, नहीं तो हो नहीं सकता। लेकिन आगे आने वाली स्थिति अगर ऐसी ही रहती है तो एक तरफ हम देख रहे हैं डॉक्टर डी के गुप्ता की फ्रंट खुला हुआ है मिडिल ईस्ट में पूरी तरीके से, वहाँ चाइना और ताइवान के बीच में भी बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अमेरिका के फाइटर जेट्स ताइवान के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं, चीन के राष्ट्रपति जाने वाले हैं। तो ये पूरे, अगर हम दुनिया के लेवल पर बात करें, वर्ल्ड लेवल पर बात करते हैं, तो क्या संदेश दिया जा रहा है? अमेरिका चीन से अच्छे संबंध करना चाहता है लेकिन ताइवान पर जाकर के उड़ान भरने लगता है। यहाँ उत्तर कोरिया बहुत अच्छे संबंध चाहता है और अमेरिका बहुत अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन उत्तर कोरिया जाकर के रशिया के साथ खड़ा हो जाता है। इजराइल को लेकर के अमेरिका चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, तो इजराइल तुर्की से जाकर के भिड़ जाता है। हर जगह मतलब अगर आप नजर गड़ाएंगे तो अमेरिका आपको जरूर से नजर आ जाएगा। जी मीनाक्षी जी, अगर अमेरिका को अगर देखें तो 4 डायमेंशनल अप्रोच से अमेरिकन राष्ट्रपति जो इस लीडरशिप है वो चल रही है। पहला उसका है कि अपने जो इंटरनल इश्यूज हैं, चाहे मैक्सिको के साथ हो, चाहे कनाडा के साथ हो, और जो उनके क्रिश्चियनिटी है, जिसमें क्रिश्चियनिटी, अब देखिए कि उन्होंने 1,25,000 क्रिश्चियनिटी रिफ्यूजीज आते थे अमेरिका में, ट्रंप आते ही उसको केवल जो है शायद 1200 या 1300 कर दिए हैं कि रिफ्यूजी आ सकते हैं अमेरिका के अंदर, वो भी केवल क्रिश्चियंस, वो भी केवल व्हाइट क्रिश्चियंस। तो क्रिश्चियनिटी की वेब पर है वो। सेकेंड थिंग्स कि उनका जो 4 हथियार है, एक तो इजराइल को स्टेब्लिश करना चाहते हैं मिडिल ईस्ट में, जो एक इंटरफेस है, और उसमें बहुत सफल हुए हैं। चाहे कितना भी हमास और हिजबुल्लाह कुछ भी कर लें, लेकिन वो अपना एडिशनल एडवांटेज लेते रहते, आज अच्छे मुहिम पे पहुंच गया है। तीसरा है कि अपने जो क्रूड ऑयल है उसको किसी भी तरह से दुनिया में जल्दी से बेचना है, क्योंकि क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी वर्ल्ड की कम होती जा रही है, 30% से कम हो गई है, 50%, 46% से। तो उसको जल्दी जल्दी बेचना है। तो दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल अमेरिका खरीदेगा कौन? उसके लिए बहुत सारे फ्रंट खोले गए हैं। उसी में हॉर्मुज आ रहा है, रेड सी आ रहा है, सुएज नहर का भी पनामा भी देख लेंगे आप सब, ऐसे वहीं से आएगा। दूसरी चीज है कि वो जो उनके स्ट्रेटेजिक पेपर्स है कांग्रेस ने अप्रूव किया, उसमें रसिया को, इसको, चाइना को सबसे बड़ा दुश्मन इस बार बताया गया, और उस पर पूरी फोकस है। जो भी चीज आप देख लेंगे वहां पे डिच कर रहे हैं चाइना को। ज्यादातर जो न्यूज में नहीं आ रहा है वेस्टर्न और नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज पर, जहां पे फुटप्रिंट अपना बना चुका था अमेरिका, चाइना, वहां पे लगभग सक्सेस हो चुके हैं ट्रंप। उसके बाद उसी के कड़ी में वेनेजुएला था, उसी कड़ी में देखिए सब जगह से उन्होंने चीन को निकाल दिया है। ईरान के प्रेडिक्टेबिलिटी बिल्कुल कम है, जो पहले 80% तेल लेता था, उसकी क्या गारंटी है कितना तेल मिलेगा उसको, ताकि चाइना का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी रुके, प्लस स्ट्रेटेजिकली वो जरा सा जो है टर्न हो जाए। उसी नॉर्थ कोरिया है, ताइवान को कभी अमेरिका नहीं छोड़ेगा, अगर बात होगी तो पार टू पार कर लेगा चाइना के साथ। उसके लिए एक ऐसा मुद्दा है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा एक प्रकार से कहें तो चिप्स का और सारी चीजों का जो है हब है। और अगर हम देखें तो जो 2-3 देश दुनिया के अंदर है, उसमें सबसे ज्यादा इजराइल है, साउथ कोरिया है, ताइवान है, और कुछ देश है जो कि बहुत ही अच्छा डेवलप कर रहे हैं, जापान के टक्कर में डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो उन चीजों को अमेरिका नहीं छोड़ेगा। तो सब मिला जुला के 3-4 फ्रंट है, इजराइल, चाइना को दबाना, ऑयल को बेचना, और फ्रंट खोल के अपने जो हथियारों की इंडस्ट्री थी, जिस पर धीरे धीरे रसिया और फ्रांस और चाइना कब्जा करने लग गए थे, फिर से अपने स्ट्राइक पर आ गए हैं। बिल्कुल फ्रंट फुट से बैटिंग कर रहे हैं। 46 से 47% दुनिया का जो है हथियार इस समय अमेरिका बेच रहा है। तो अमेरिका अगेन उसी अगर हम देखें ग्राफ पे आ रहा है, जो कि लगभग समझ लीजिए कि क्लिंटन से के समय उसके पहले था। जी, लेकिन इन सब के बीच में फ्रांस की भी तो एंट्री हो गई है, और अगर फ्रांस एंट्री कर रहा है आशीष साहर जी, तो सीधे सीधे अब कोई देश उससे भिड़ने की क्या कोशिश करेगा? वो कह रहा है कि हम और ज्यादा इंटरसेप्टर्स, मिसाइलें उनको उपलब्ध करवाएंगे, यानी यूक्रेन को। हालांकि पहले से वो मदद करते आ रहे थे, लेकिन जैसे ही ये अटैक हुए, खासतौर पर कल के और आज के, उसके बाद फ्रांस ने एक बार फिर से प्रतिक्रिया दी है। ये कमिटमेंट उन्होंने करीब 1 साल पहले की करी हुई थी कि फ्रांस, इंग्लैंड, एक्चुअली उस समय नाटो का थोड़ा इंक्लिनेशन ज्यादा था, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स में अमेरिकन प्रेसिडेंट नए वाले अभी जस्ट आए थे पिछले साल,
तो ही वॉज गोइंग वेरी ग्रेजुअल। उसी समय की बात की मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि इन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग रोक दी थी जब फ्रांस वगैरह ने ये बोला था कि हम ज्यादा इनको आर्म करेंगे यूक्रेन को। लेकिन ऑफ लेट जिस तरह से स्थिति बिगड़ रही है अगेंस्ट यूक्रेन, फ्रांस और इंग्लैंड या लेफ्ट ओवर नाटो फॉर दैट मैटर ईयू ये नहीं चाहता है कि एक आउटराइट नॉकआउट हो जाए यूक्रेन। और इसके लिए ये उनकी कमिटमेंट है, ये उनकी रिक्वायरमेंट है कि वो अपना फेस सेविंग के लिए यूक्रेन को कुछ न कुछ गोला बारूद डिफेंसिव नेचर ग्राउंड टू एयर सप्लाई करे, और उसी की तरफ फ्रांस ने एक कदम बढ़ाया है। रियलिटी ये है कि फ्रांस अपने आप में आज इतना फ्रिजाइल स्टेट में है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड डेमोग्राफी। बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, इसलिए इस पे ज्यादा डिस्कशन अलग से करना चाहिए। लेकिन उनकी ये स्थिति नहीं है कि वो अभी वहां से बहुत मेजर अमाउंट कोई भेज दें यूक्रेन में, और जिससे यूक्रेन रशिया के आने वाले सारे अटैक्स को, जिसमें अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से एरियल फाइटर एयरक्राफ्ट के अटैक्स इंक्लूड कर दिए गए हैं। पहले सिर्फ प्रोजेक्टाइल से चल रहा था, प्रोजेक्टाइल्स का प्रोडक्शन कम हुआ होगा या उनका कुछ लिमिटेशन होगा, तो अब वो एरियल अटैक्स अपने फाइटर एयरक्राफ्ट से बम्बार्डमेंट्स कर रहे हैं, ले ऑफ वेपन से ही कर रहे हैं, जिसको हम बियॉन्ड विजुअल रेंज बोलते हैं, बीवीआर वेपन से। लेकिन ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है पिछले एक महीने में रशिया की तरफ से। तो फ्रांस के ये ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम्स की यूक्रेन कितना यूज कर पाएगा, इंस्टॉलेशन के समय उनको मार दिया जाएगा रशियन फोर्सेस के द्वारा, ये सारी टैक्टिकल चीजें जो अभी से हम डिक्लेयर नहीं कर कयास लगा सकते। लेकिन चांसेस है कि नोशनल कुछ इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड गोला बारूद ऑफ डिफेंसिव नेचर फ्रांस एंड इंग्लैंड यूक्रेन को अभी कुछ वक्त तक और देते रहे, इससे पहले कि उनकी अपनी धरती गड़बड़ ना हो जाए। क्योंकि रशिया ने बहुत क्लियरली बोला है कि हम किसी भी ऐसे नेशन को हिट करेंगे जो ड्रोन्स देगा यूक्रेन को या इस तरह के हथियार देगा। उनका सीधा मतलब फ्रांस और इंग्लैंड से है, यही दोनों कंट्रीज ज्यादा लीड में है इस समय। जहां रही अमेरिका की बात, अमेरिका इस वक्त एक ऐसे मुहाने पे है कि एवरीबडी इज वेटिंग फॉर ट्रंप टू गो। फ्रांस इज वेटिंग फॉर ट्रंप टू गो, कनाडा वेटिंग फॉर ट्रंप टू गो, ग्रीनलैंड मेक्सिको वेटिंग फॉर ट्रंप टू गो, ईरान वेटिंग फॉर ट्रंप टू गो। और ट्रंप क्या कर रहे हैं, साउथ चाइना सी से अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर उठा के गल्फ में भेज दिया। साउथ चाइना में वियतनाम एंड चाइना के अगेंस्ट जितनी छोटी मोटी कंट्रीज का एक अमेरिकन कवर था, उसका हब, उसकी बैकबोन को वहां से विड्रॉ कर दिया विदाउट अ रिप्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि लिंकन से एक दो कार्मिक समुद्र में कूद गए तो अमेरिका में हाहाकार मच गया कि वो 200-300 दिनों से सी में है, उनको वापस बुलाओ, टॉयलेट्स गंदे हैं, एसी खराब हो रहा है, खाने का क्वालिटी अच्छा नहीं है। दिस इज रेडिकुलस, दे आर नो मोर अ वॉर फाइटिंग मशीन। ये लगता है कि स्पॉइल्ड चिल्ड्रन टाइप हो गए और इनको रेसिस्टेंस या टॉलरेंस या फेसिंग द वॉर फॉर अ लॉन्ग पीरियड, पहले ये सब बातें नहीं होती थी। तो वी आर इन अ टोटल क्योटिक मोड ग्लोबली। हालांकि मैं एक चीज और सबमिट करना चाहूंगा कि टीवी के स्क्रीन पे जो युद्ध दिखाया जा रहा है, इसके बियॉन्ड भी बहुत बड़ी दुनिया है जहां सब कुछ रूटीन में चल रहा है, चाहे वो ईरान हो, मॉस्को हो, कीव हो। दुनिया में अभी भी जिंदगी ठीक चल रही है, लेकिन हमारा फोकस चूंकि इस समय वॉर्स पे है और इनके लॉन्ग पेंडिंग इम्पैक्ट्स होंगे इकोनॉमी पे, एनर्जी पे, तो हम इसके डिस्कशन करते हैं। Things are not as bad that we are headed to a doomsday। जी मीनाक्षी, बिल्कुल, क्योंकि ये समय समय पर की जाने वाली प्रैक्टिस भी है ताकि कोई भी देश ये ना भूल जाए कि अभी भी हम युद्ध में डटे हुए हैं। लेकिन कमांडर, जिस तरीके से ये हमले रशिया की तरफ से यूक्रेन में किए जाते हैं, यूक्रेन में काफ़ी तबाही की खबरें सामने आ जाती हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले की अगर मैं बात करूं तो 800 से ज़्यादा ड्रोन भेजे गए थे रशिया के अंदर, लेकिन रशिया से ऐसी तबाही की खबरें नहीं सामने आई। हाँ, एक बार ज़रूर 550 ड्रोन भेजे गए थे और मॉस्को पूरा जलते हुए नजर आ रहा था। ऐसा क्यों? देखिए, वो ये आदमी लर्निंग ऑन द जॉब होता है। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए, दुनिया के वॉर टेक्नोलॉजी के अंदर ड्रोन्स का आना ये पूरी चीज को बदल गया है। ईरान अमेरिका पे हावी पड़ गया, यूक्रेन रूस पे हावी पड़ रहा है। सस्ता, सुंदर और टिकाऊ मिनिचराइजेशन ड्रोन ये काम करते हैं और उसमें आदमी मरता नहीं, क्योंकि ड्रोन का मतलब उसका दूसरा नाम है यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड सरफेस व्हीकल भी होता है, समुद्र अंडर ऑन वाटर सरफेस व्हीकल मींस पानी पे भी जहाज ऐसे आते हैं जो हुती रेबल्स यूज करते हैं। तो इस हिसाब से ये यूक्रेन की, जिसके पास कुछ नहीं होता है, बड़े बड़े वेपन नहीं होते, इंटरसेप्टर मिसाइल नहीं होते, वो ड्रोन से काम लेते हैं और ज्यादा सक्सेसफुल है। हिंग लगे ना पिटरी, रंग भी चौका हो। मैं देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें जो है यूक्रेन वालों को लंबा खींचने वाली क्या है, और ये यूरोप या अमेरिका ज़ेलेंस्की को प्रभु का प्यारा कर बना देगा। क्यों नहीं होगा ऐसा? क्यों? सबसे बड़ी बात, यूरोप को ये डर है कि अमेरिका कितना नेटो को, ईयू को सपोर्ट करेगा कोई जानता नहीं। बट अगर रूस यूक्रेन के ऊपर जीत गया, हावी हो गया,
तो अगला नंबर जो है रूस का अटैक यूरोप पे होगा, हिस्ट्री बता रही है। अगला अटैक रशिया का यूरोप पे होगा। इसलिए पीछे जो दीवार गिर रही है यूक्रेन की, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? ईयू। जितना भी कर सकते हैं, वो पूरी तैयारी नहीं है, वेपन नहीं है, आर्मामेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल है, उसको सपोर्ट मिल रहा है। ये गुड लक है। राहु केतु अच्छा चल रहा है, जेलेंस्की का कुर्सी पे चिपका हुआ है, हालांकि मोहरा बना हुआ है यूक्रेन, और जेलेंस्की भी जानबूझ के आंख बंद करके खेल रहा है खेल। और ये बात पक्की है, रूस को शय देने के लिए, मात देने के लिए यूरोप का सपोर्ट, पॉलिटिकल भी, मॉरल भी, स्ट्रेटजी जो भी तरह दे सकते हैं देंगे, नहीं तो खतरा यूरोप के अस्तित्व पे आ जाएगा। अभी ऐसा है, यूरोप में बहुत सारी तैयारियां की भी जा रही हैं डॉक्टर टीके गुप्ता, कि उनसे हम कैसे निपट सकते हैं। अब ऐसे में यूरोप का ये डर भी जायज़ नज़र आता है कि रशिया उन्हें घेर सकता है, लेकिन ये आगे आने वाले वक्त में क्या बहुत जल्द देखने को मिल सकता है? देखिए मीनाक्षी जी, अगर 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जो भारत की लगभग आधी इकोनॉमी है रसिया की, रसिया का एरिया जो है भारत से बड़ा है, और तो मैं नियर फ्यूचर में नहीं देखता हूं कि रसिया अननेसेसरी ईयू को किसी को अटैक करेगा, प्रोवोक करेगा। लेकिन ईयू का एक स्वाभाविक डर है कि अगर रसिया जैसा स्टालवर्ट कंपनी जो टेक्नोलॉजिकल, खासकर हथियारों की टेक्नोलॉजी में दुनिया को रूल किया है, तो अगर हमारे पास रहेगा तो कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो विल बी वेरी मच क्लोजर इंटरफेस। मतलब अभी आगे आने वाले वक्त में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। बहुत माफी चाहूंगी, आपको यहीं पर रोक रही हूँ, वक्त इतने की इजाजत देता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।